सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत का आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। हम हमेशा महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्या हो जब वही अधिकार किसी के लिए अभिशाप बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डार्क रूम और मैं हूं आपके साथ सैयद आकिब। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पुरुष प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। घरेलू हिंसा, झूठे मुकदमे, मानसिक उत्पीड़न, प्रताड़ना से आजिज होकर आत्महत्या और अब महिलाओं द्वारा बेरहमी से हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में मेरठ से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। मेरठ में मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ राजपूत को बेरहमी से कत्ल कर उसके 15 टुकड़े कर दिए, ड्रम में भरकर सीमेंट भर दी। जिसने भी सुना दंग रह गया। अब ये मामला लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि यूपी के औरैया में शादी के महज 15 दिन बाद ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति दिलीप की हत्या करवा दी। हैरत तो तब हुई जब उसकी प्लानिंग सामने आई। प्लानिंग थी विधवा होने के बाद पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर प्रेमी के साथ रहने की। इसी तरह राजस्थान में प्रेम प्रसंग का पता चलने पर पत्नी ने प्रेमी के जरिए पति की हत्या करवा दी, फिर उसके शव को बोरे में भरकर आग लगा दी। वहीं बेंगलुरु में एक रियल एस्टेट कारोबारी की उसकी पत्नी और सास ने मिलकर पहले नींद की गोलियां खिलाईं, फिर गला रेत कर हत्या कर दी। इससे पहले बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस तो आप लोगों को याद ही होगा, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। अतुल सुभाष ने पत्नी के हैरेसमेंट से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से पहले 90 मिनट का वीडियो और सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने पत्नी की प्रताड़ना की कई बड़े खुलासे किए थे। हाल ही में आगरा के टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा ने पत्नी की प्रताड़ना से आजिज आकर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले उसने भी एक वीडियो जारी किया, जिसके बाद पुलिस पत्नी को जो है ढूंढ रही है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी की प्रताड़ना से आजिज शख्स के 21 किलो वजन कम होने के आधार पर उत्पीड़न के मामले में जमानत देते हुए टिप्पणी की थी कि दुर्भाग्य से हमारे देश में पति के पास पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा कानून नहीं है। क्या समाज इन पीड़ित पुरुषों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है? जब संविधान लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी तरह का फर्क स्वीकार नहीं करता, तो क्यों घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम पुरुषों को सुरक्षित नहीं करता? जबकि विकसित देशों में जेंडरलेस कानून वहाँ के पुरुषों को न केवल महिलाओं की तरह घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन देते हैं, बल्कि इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। नारी तू नारायणी है। आज के हमारे इस शो में नारी विलन भी है, नारी हीरो भी है। हम बात करेंगे महिलाएं सिर्फ अपराधी ही नहीं, महिलाएं बेचारी भी होती हैं। कैसे एक महिला की प्रताड़ना के खिलाफ एक महिला चट्टान बनकर खड़ी हुई। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस वूमेन सुलक्षणा टंडन, जो एक बहू की प्रताड़ना से बेटे और पति को बचाने के लिए चट्टान जैसे सामने खड़ी हो गई और लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। जी आपने जैसा कि सुना कि महिलाएं क्या कर रही हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं और आप जिस तरह से सामने आई हैं और एक महिला से ही पीड़ित आप रही हैं, और जो हाल के दिनों में मामले सामने आए, चाहे मेरठ का हो, औरैया का हो, राजस्थान का हो, या बेंगलुरु का अतुल सुभाष केस हो, या आगरा का मानव शर्मा केस हो, तो जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है समाज में? समाज की दशा तो बहुत ही बुरी हो चुकी है। मतलब लड़की का कहना यह है कि मैंने 7 फेरे ले लिए, मैंने इस बंधन में बंधते ही सब कुछ तुम्हारा हमारा है, उसके बाद अब तुम सब मर जाओ और सारा ख़त्म हो जाए और सब हमको मिल जाए। ये इसी तरह से ये शुरू करती हैं और शुरू के 4 दिनों में ही सारी कहानी शुरू होने लगती है, जो लोगों को, परिवार के लोगों को पता चलती है, लेकिन आंख मूंद कर बैठे रहते हैं वो लोग। हम एक बात समझना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ ही ये केस हुआ और चूँकि आप एक जागरूक महिला थी और आपने उसको बहुत सीरियस लिया और उसको लड़ा। आपके बेटे की शादी marriage.com से हुई थी, जहाँ तक जीवनसाथी.com से बहू आई थी। क्या केस रहा था? आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से ब्रीफ करिए। देखिए, बस ये एक उद्देश्य था जीवन का कि एक हमारी संस्था बनाई थी हमने, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि गरीब की बेटी हमारी बेटी।
उसी विषय को पूरा करने के लिए हमने अपने बेटी की शादी बिल्कुल दहेज रहित करने का सोचा, प्लान किया। और हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसी में हमने कहा कि नहीं, शादी हम बिना दहेज की करेंगे। और जीवनसाथी.com में रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ से रिश्ते आने लगे, इनका भी आया, हमने को ठीक लगी। हमने कहा देने के लिए कुछ नहीं, हमें चाहिए भी कुछ नहीं, लड़की चाहिए, देखने में थोड़ी ठीक ठाक है। बाकी लड़की की जो हैसियत होती है वो अपने ससुराल से होती है, मायके से मतलब नहीं होता कि लाई क्या है, लेके क्या होना है, कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ तक बोला कि सब कुछ, शादी का जितना भी खर्चा होगा हम उठाएंगे पूरा, और जो भी तैयारी होगी हम कराएंगे। हम लोग आएंगे, लड़की लेके, बारात लेके आएंगे, और बारात लेके लखनऊ हम चले आएंगे। इनके मन में क्या लालच था हमें अब समझ में आती हैं चीज़ें। जब ये लोग, हम इनके घर गए, इन्होंने आधा किलो मिठाई के डब्बे में हमारा रिश्ता, बेटे का मुंह मीठा कराया। चलो जी ठीक है, हमारी इच्छा ही नहीं थी। उसके बाद 4-5 दिन बाद ये लोग आते हैं। 6 मई को मैं इनके घर गई थी फरीदाबाद, और 10 मई को 2018 में ये मेरे घर आते हैं। मैं समझ नहीं पाई उस टाइम में, थोड़ी सी मेरी कहीं चूक रह गई, मेरी ही कमी थी। जबकि हम लोग को जागरूक रहना चाहिए समाज में। हर इंसान को कुछ घटना होने से पहले एक संकेत जरूर मिलता है, अगर उसी मौके पे हम समझ लें तो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटेंगी। वो मेरे घर आते हैं। घर आने के बाद में आप विश्वास करेंगे, मेरे जो पोर्शन बंद होते हैं, जिनके दरवाजे बंद है, शटर बंद है, मेरा बुटीक का सेक्शन बंद होता है, उस दिन हमारी शॉप बंद होती है, वो सब खुलवा के देखते हैं। भाई आपने शादी हम लोगों को देख के करनी है, हमने आपको अपनी संपत्ति बता दी, विवाह आपने संपत्ति से तो करना नहीं है, जो आप इतनी इंक्वायरी कर रहे हो। थोड़ा वहाँ हमारी कमी रह गई। उन्होंने सारी चीज़ें जब देख ली, सब कुछ कर लिया, तो फटाफट वो गए, मिठाई के डब्बे लेके आए, 2 डब्बे लेके उन्होंने वहीं पे अपना जो भी कस्टम था उसको फॉलो किया। सगाई होती है मंदिर के अंदर, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी के सामने अंगूठी की अदला बदली होती है और कुछ नहीं होता। इस तरीके के कार्यक्रम करने के बाद में वो लड़की 21 जून को बारात लेके हम लोग लखनऊ से जाते हैं फरीदाबाद। दिल्ली प्रीतम मॉल में हमारे यहाँ शादी होती है। शादी का खर्चा भी हमने दिया, लहंगे का भी हमने दिया, सब कुछ हमने दिया। उन्होंने तो कह दिया हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम 5,000 का लहंगा पहनाएंगे। भाई 5,000 का हमारे सम्मान में तो ठेस पहुंचेगी। हमने कहा नहीं, हम करेंगे, हमारी बेटी है। सब कुछ करने के बाद 21 जून को शादी हुई। 22 जून को वहीं थे हम लोग फेरों के बाद। 23 जून को डोली लेके हम लखनऊ आए। लखनऊ शाम की फ़्लाइट थी हमारी, 4:30 बजे के आसपास हम लोग लखनऊ पहुँचे। पहुँचने के बाद में जो रीति रिवाज होते हैं, परिवार के लोग इकट्ठे हुए, खाना पीना हुआ, रात बीत गई। उस रात हम लोग आराम से सो गए। लड़की के घर से यहाँ तक कि पलंग छोड़िए, एक चादर तक नहीं आई थी, ली नहीं थी। हम लोगों ने पूरा कमरे का, इनका बेडरूम पूरा सेटअप किया, सब कुछ हम ही लोगों ने किया। हमने क्या किया, वो हमारे घर की बहू थी, हमने उसके लिए कोई एहसान नहीं किया। हालात बिगड़े कब से? हालात बिगड़ने का ही सिस्टम बताने जा रही हूँ। 23 को तो कुछ भी नहीं, कार्यक्रम के बाद हम लोग सब सो गए। 24 तारीख रात को जब हम लोग खाना खा के अपने बेडरूम में मैं लेटी थी, ये अचानक से मेरे रूम में आती और आके बोलती है, पापा जरा रिमोट देना। और रिमोट मांगने के बाद में नॉर्मल बहू एक सीरियल लगाएगी और इससे ज़्यादा क्या लगाएगी, लेकिन मेरी बहू जो है वो लगाती है क्राइम पेट्रोल। अब आप बताइए, 23 साल की लड़की, शादी का भी दूसरा दिन, और क्राइम पेट्रोल मेरे घर में लगाती है, जो कि मैं कभी टीवी देखती नहीं हूँ। जब वो ये लगाती है और अचानक से उस सीरियल में मर्डर होता है, मर्डर होने पे मुझे, वो मैं लेटी हुई थी बगल में, तो मुझे कस के हिला के पूछती है कि मम्मी मम्मी इसमें मर्डर किसने किया। तो मेरी एक आदत है हंसने की, तो मैंने मजाक कर दिया। मैंने कहा कि बेटा मैं पापा लेटे हैं, पुलिस वाले नहीं हैं, और आप भी पुलिस के खानदान से नहीं हो, मैं क्या बताऊँ मर्डर किसने कर दिया इसके अंदर। तो बोली नहीं नहीं आप बताइए। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं मालूम है, तुम्हें पता है? कह रही हाँ मुझे पता है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ क्लिक करती जरूर है माइंड में। उसके बाद उसने मर्डर का बताया। अब मेरा दिमाग, फ़ोन में मैं गेम खेल रही थी, मेरा दिमाग वहाँ से हट गया। मैं लेटे लेटे उस सीरियल को देखने लग गई। मर्डर होता है, जिसका इसने बताया होता है, उसी ने मर्डर किया होता है। बड़ी बात देखिए, 23 साल की लड़की, कितनी बड़ी आपराधिक मानसिकता की लड़की होगी। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है, अमूमन हम लोग सीरियल देखते हैं, एक अंदाजा लगा लेते हैं कि तो मैं आपको बताती हूँ ना, आगे की घटना बताती हूँ। जो क्वेश्चन आपने पूछा वो मेरे भी दिमाग में आया कि भाई बच्ची है, हो सकता है मायके में सीरियल देखती होगी, शौकीन होगी, इसने सीरियल देखा, इसने भी वहाँ से याद होगा, इसको देख के आई होगी। जैसे ही 24 घंटे मेरे माइंड में चल रहा है कि इसको कल आते ही इसको रिमोट फिर से पकड़ाना है, जबकि इनके कमरे में टीवी था।
इनके कमरे में टीवी भी लगवाया था, सब कुछ लगवाया था, लेकिन उसने वो सीरियल मुझको दिखाने थे। एक्चुअल में अपराधी सीरियल मुझे दिखाने थे। उसने मुझे दूसरे दिन आज जैसे ही आके बैठी, मैंने कहा बेटा आप टीवी देख लो, पापा नहीं देखेंगे, पापा सोने जा रहे हैं। इसने फिर लगाया, फिर इसने मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटा मैं नहीं बता पाऊंगी, आप भी बताते रहो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे भी आराम रहेगा समझने में। इसने मुझे फिर दूसरे दिन की घटना बताई। 23 को तो नहीं, 24, 25, 26, 27 जोड़ लीजिए, हो गए 4 दिन। 4 दिन कंटिन्यूसली यही सीन चलता रहा कि ये क्राइम पेट्रोल दिखाती थी। 24 को इसने दिखाया, 25 को मैंने इसको रिमोट खुद दिया, 26 को भी दिया, 27 को। लेकिन 24 के बाद जब 25 की रात आई तो ये जैसे ही दूसरे दिन क्राइम पेट्रोल दिखा के गई, तो मेरे हस्बैंड ने इसके जाने के बाद 1:30 बजे के बाद मेरे टीवी पे लगा सावधान इंडिया। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे हस्बैंड कम शब्दों में बोलते थे, लेकिन बहुत जागरूक थे वो भी। उन्होंने कहा, उनके पास इतने छोटे से शब्द थे कि हमारे घर में अपराध होके रहेगा। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ऐसा आपने क्यों बोला? कह रहे आपको लग नहीं रहा कि 23 साल की बच्ची आपको क्राइम पेट्रोल दिखा रही है और मर्डर पूछ रही है? आप महसूस नहीं कर पा रही क्या इस चीज़ को? तो उन्होंने फिर सावधान इंडिया, मतलब बहू क्राइम पेट्रोल दिखाती थी और ससुर जी सावधान इंडिया दिखाते थे। अब दोनों की बीच में मैं थी, मुझे दोनों देखने पड़ते थे, क्राइम पेट्रोल भी और सावधान इंडिया भी मैं देखती रही। 4 बजे हम सोते थे। फिर मुझे उठना होता था सुबह जल्दी, क्योंकि बिजनेस पे भी जाना होता था, बुटीक है हमारा, डिज़ाइनर काम था, वहाँ भी पहुँचना होता था। तो रोज़ सुबह फिर 28 तारीख की एक घटना बताया, 27 तक ये चलता रहा, उसके बाद 28 की घटना पे आप आ जाइए। 28 तारीख को घटना क्या घटती है, मोहनलालगंज में भंडारा था, हम लोग वहाँ जाते हैं। भंडारे में जाने के बाद में जो है वहाँ से लौटते हैं तो मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी है। वहाँ 2 पूड़ी जो मैंने खाई होती है उसकी वजह से मुझे बहुत वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और मेरी पूरी रात तबीयत बहुत ख़राब होती है। 29 तारीख को डॉक्टर का टाइम मिलता है शाम को 5, साढ़े 5 बजे के लगभग, और डॉक्टर मुझे 3 इंजेक्शन देता है और बोलता है कि इनको अगर दोबारा पेन होता है तो अर्जेंट पे इनको एडमिट करवा दीजिएगा। इंजेक्शन लगवा के मैं घर आती हूँ, मैं सो रही होती हूँ, बिल्कुल बेहोशी की हालत में होती हूँ। इतने में बहू मेरी आती है और मुझे मेरे पास आके बैठती है और हिलाती है, कस के बोलती है कि मम्मी मम्मी आपको पता है मैं घबरा जाती हूँ। इंसान को इंजेक्शन लगाता है तो नॉर्मली वो घबरा जाएगा। मैं उसको कहती हूँ कि भाई क्या हुआ बेटा? तो कह रही है कि आपको पता है मेरे चाचा की लड़की की शादी कानपुर में हुई है। मैं एकदम भचक्की रह जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ बेटा इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपका भी लेना देना नहीं है, आप बाहर लाइट चला दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करो अभी। कह रही नहीं आप मेरी सुन लो, मुझे बता दो। मैं कहती हूँ बेटा थोड़ा इंतज़ार कर लो, जब मैं उठूँगी तब बता दूँगी। नहीं नहीं अभी बता दो। मुझे क्या मालूम मेरे घर में खेल चल क्या रहा है। उसके बाद वो मुझे उठा के ही छोड़ती है, दम लेती है। मैं उठ के बैठ जाती हूँ। अब बैठने के बाद अब मेरा दिमाग बिल्कुल नशा, मेरा जो इंजेक्शन का होता है सब गायब हो जाता है, मेरा दिमाग खुलने लग जाता है। अब मैं घटना जोड़ने लगती हूँ 23 तारीख की कहानी से। तो उठा के फिर क्या करती है? उठा के मुझसे एक क्वेश्चन पूछती है कि मेरे चाचा की बेटी जो कानपुर में ब्याही गई थी, उसने शादी के 1 महीने बाद इतना लड़के वालों को तंग किया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपने बेटे को 70-80 लाख रुपया दिया और बहू को विदा कर दिया। मतलब वो बेटा भी ले गई, 70-80 लाख भी साथ से ले गई। मम्मी आप बताओ क्या होना चाहिए? मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं पिछली कहानी को दोहराते हुए सब चेन जोड़ने लग जाती हूँ माइंड में अपने, क्योंकि उधर मेरे पति भी सावधान इंडिया दिखा रहे थे और वो कह भी चुके थे कि घटना घट के रहेगी तुम्हारे घर में। अब जब चेन जोड़ती हूँ तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा उस वक्त अंदर से क्रोध होता है, लेकिन मैं फेस पे जाहिर नहीं करती अपने। तो मैं उसको इतनी सी बात कहती हूँ कि बेटा मेरे से जवाब मत लो, जवाब सुन नहीं पाओगी। कहती नहीं नहीं आप जवाब दीजिए, मैं सुन पाऊंगी, आप बताइए तो क्या होना चाहिए था इसमें। मैंने कहा देखो बेटा, आप अगर मुझसे पूछते हो कि इसमें क्या होना चाहिए तो इसका जवाब मैं ये देती हूँ कि अगर कानपुर वाली की जगह, माँ की जगह मैं होती तो मैं अपने बेटे का हाथ अपनी बहू के हाथ में देती और कहती सदा सुखी रहो, जो सेवा करेगा वो प्रॉपर्टी भी लेगा, पैसा भी लेगा, सब कुछ उसका। बच जाएगा तो बच्चों तुम लोग भी आके ले लेना। वो मूर्ख थी जिसने अपने हाथ पैर कटवा के अपनी बहू को दे दिए, कि शादी प्रॉपर्टी से थोड़ी ना की थी। अब इस घटना के बाद मेरे माइंड में ये आया कि इसका मतलब जो मेरे घर के शटर उठा के देखे गए थे, दरवाजे खोले गए थे,
इसका मतलब ये शादी अपराध के लिए ही हुई है। ये मेरे को 7 दिन के अंदर 23 को डोली आई, 23 से लेकर 29 तक में ये घटना मेरे घर घट गई। उसके बाद अब मैं बहुत परेशान, दिमाग मेरा काम कर रहा है सारी चीज़ें कि अब कैसे क्या किया जाएगा, कैसे क्या होगा। 30 तारीख को सुबह जब मैं दोबारा उठती हूँ, फिर नहा धो के जब मैं बाहर निकलती हूँ, तो करती क्या थी वो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। मेरी उसकी प्लानिंग क्या थी मेरे लिए। मैं जब नहाने गई तो मेरी एक आदत है कि जब मैं नहाने जाती हूँ तो कोई कैसे नहा के निकला, मैं एक बार पूरा बाथरूम धो के नहाती हूँ। मैंने एक पाइप रखा हुआ है जिससे मैं पूरी धुलाई करती हूँ, और उसी से जैसे ही मैंने ज़मीन पे पानी मारना शुरू किया, आप विश्वास करेंगे फर्श से इतना ऊंचा झाग बन गया बाथरूम के अंदर। क्यों? मेरे बाथरूम में शैम्पू फेंका हुआ था, ताकि उस शैम्पू से नहाते वक्त मैं स्लिप करके गिरूं, चोटिल हो जाऊं, बेड पे पड़ जाऊं, और सारा होल्ड उस मैडम के हाथ में आ जाए। अब देखिए, आप दिमाग देखिए, साजिश, 23 साल की बच्ची। और हमारे लोग कहते हैं कि बेटी जो होती है बहुत सीधी होती है। नहीं, बेटी सीधी ही नहीं होती, बेटियां बहुएं क्रिमिनल भी होती हैं। नहीं, इतना सब हुआ, आपने उनके ससुराल वालों से एक बार बात करने की कोशिश की? एक बार मैंने उनसे कम से कम नहीं तो 100 से 200 बार बात करी। और चालाक कितने थे, मुझको उसके मायके वाले धमकी जो देते थे, चाहे उसकी माँ, पिता, भाई, मामा, मामी, ये सब लोग मुझको धमकी देते थे। व्हाट्सएप कॉलिंग का रिवाज मैंने अपनी बहू से सीखा। ये तो मुझे बाद में पता चला, जानकारी मिली कि व्हाट्सएप कॉलिंग कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, उसका कोई रिकॉर्ड आता नहीं है, उस पर आप कुछ भी किसी को कह सकते। बताइए, इतनी मतलब मैं इतनी एज की होकर मुझे नहीं पता था, उसको सब पता था। 29 तारीख को फिर एक घटना घटती है जिसके अंदर वो, मैं जब शॉप पे जाने लगती हूँ तो मुझे एकदम से बोलती है, मम्मी मम्मी आपको पता है, मैं बोलती ऐसी थी, मम्मी मम्मी आपको पता है। मैंने कहा अब क्या हुआ बेटा? आपको पता है पंडित ने मेरी 2 शादियाँ बताई थी। अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा ये एक नया, आज एक नई कहानी, रोज एक कहानी रोज होती थी। मैंने कहा 2 शादी बताई थी बेटा। तब मुझे थोड़ा सा अंदर से हल्का सा जो गुस्सा था वो मैंने अपने जबान पे लाया। तब पहली बार मैंने कहा बेटा ये बता दो बस कि 2 शादियां अगर पंडित ने तुम्हें बताई थी तो तुम एक शादी करके तलाक लेके आई हो मेरे पास, या यहाँ से तलाक लेके अब तुम वहाँ जाके शादी करोगी? क्या ये क्वेश्चन नाजायज़ था मेरा? पूछा मैंने। वो क्वेश्चन मेरे पे इतना भारी पड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जिंदगी और मौत से लड़ी। मतलब मेरी ये दशा कर दी कि जिंदगी और मौत के बीच में मुझे दिन और रात में मौत दिखाई देती थी कि अभी मरा मेरा परिवार, अभी मरा, हो सकता है हमारे परिवार को सुसाइड करना पड़े या पूरे परिवार के ऊपर कोई रेप का चार्ज लग जाए। मेरे इसी दौरान मेरे पति को फीवर भी हुआ। तो वो क्या हुआ जो आपको ऐसा लगा? उसके बाद ऐसा क्या हरकतें करती थी। क्या क्या हरकतें बहुत, जैसे निकल रहे हैं, जैसे उसके कमरे से निकल के किचन का रास्ता था तो निकलने लगे तो पैर बीच में फंसा दिया। कभी तो बुढ़िया मरेगी, कभी तो लेटेगी, बिस्तर में नहीं लेटेगी क्या तू? तो इस तरीके की बातें बड़ा अजीब सा लगा कि हम लोगों के घरों में चलती नहीं है। तो हमें बहुत अजीब। उसकी मदर को मैं बोलती थी फ़ोन करके तो वो बेटे को धमकाती थी क्या कि मैं पूरे परिवार को फंसा दूंगी। मैं वो रिकॉर्डिंग में भी है, पूरे परिवार को फंसा दूंगी मैं। फिर मैंने इनकी कॉल रिकॉर्ड करनी शुरू करी, पूरा परिवार मैं जेल करा दूंगी, ये करा दूंगी, मैं इतने केस लगा दूंगी, हमारी वो लड़की को तुम लोग वहाँ तंग कर रहे हो। अरे माँ बाप इकलौते बेटे की शादी करते बड़े अरमानों से करते, आखिरकार अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी सब कमाई हुई अपने बेटे बहू को देते हैं कि इस वंश को आगे बढ़ाओ। इसलिए थोड़ी ना होता है कि बहू को लाके प्रताड़ित करना है। ये मानसिकता बहुत खराब है। आखिर फिर बात आगे कैसे बढ़ी? आगे कहाँ से रिश्ता खराब हुआ? वो बढ़ता चला गया ना, वो फिर डिमांड करने लग गई। वो फिर बेडरूम में इसके साथ तमाशा शुरू हो गया। फिर ये सब मैंने एक वीडियो भी देखा था, आपके घर का आया था मेरे पास कि जी किस तरह से वो फ़ोन के ऊपर चिल्ला रही थी, धमकी दे रही थी, अपने भाइयों को बुला लूंगा, ये करूँगा। एक फ़ोन उसका इधर कान पे लगा रहता था, इधर कान पे लगा रहता था। मुझे मेरे मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि आप मैडम जब घर से चली जाती हैं तो आपके घर में आपके पति भी उतर जाते हैं, आपका बेटा भी चला जाता है काम पे, आप भी चली जाती हैं, आप लोग 3 ही लोग हैं, उसके अलावा आपकी चौथी बहू। आपके घर से बहुत चीखों की कस कस के आवाज़ आती है। हमारे जाने के बाद ये फ़ोन पे कस के चीखे मारती थी और ये कहती थी कि मुझको बचाओ, ये तीनों लोग मिलके मुझको मार रहे हैं, जबकि हम लोग वहाँ पे सीन में थे ही नहीं कहीं।
और हम वहाँ पे अपने पॉइंट पे होते ही नहीं थे, हम आलमबाग अपने बैठे होते थे और ये पीछे घटना को अंजाम देती थी। एक सीरीज बना रही थी जैसे पूरी हमारे कहाँ घर की। मतलब क्राइम पेट्रोल देख के क्राइम का क्राइम सीन तैयार पेट्रोल हो रहा को, था। हाँ, क्राइम पेट्रोल तैयार हो रहा था। तो ये आपका रिश्ता फिर टूटा कैसे और किस हद तक जाके टूटा? फिर ये आपने कैसे संघर्ष किया? क्योंकि आपके ऊपर मुकदमा भी लिखाया गया था, परिवार के ऊपर मुकदमा भी लिखाया गया, तो आगे क्या हुआ था फिर? बहुत कुछ होता रहा, उसको ब्रीफ में बताना तो यहाँ समय भी इतना नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत समय चाहिए। आप बता शॉर्ट सकते में हैं, ही बता शॉर्ट में देते बताते हैं। उसके बाद ये आए दिन होता रहा, हम लोग इसका मूड चेंज करने के लिए कभी इसको 2 बार नेपाल भी घुमाने ले गए, वैष्णो देवी भी ले गए, मथुरा वृंदावन भी ले गए कि कहीं से मूड बदले। मथुरा वृंदावन में भी एक घटना बताती हूँ कि रोड के ऊपर ये अचानक उतरी और रोड पे उतर के गाड़ी से भागने लग गई कि लोगों मेरे ससुराल वाले मार रहे हैं। घटना तो हमारे साथ मथुरा में हो जाती, किसी तरह से इसको बिठा के वहाँ से इसका भाई कह रहा है कि तुम यहाँ से दिल्ली की बस में बैठ के चले आओ। मतलब वो सब जैसे साजिश थी, पूरा प्लान फिट था कि इस परिवार में शादी करके तुम जाओगी, वहाँ घटना को अंजाम दोगी, इनका सब कुछ बटोर के यहाँ लाओगी और हम लोग यहाँ अपना सेटल करेंगे। नहीं, मैं एक बात समझना चाहता हूँ, जब जीवनसाथी.com है तो वो वहाँ पे लड़की तो आपने सिलेक्ट की ना? नहीं, लड़की हमने लेकिन तो वो परिवार को टारगेट कैसे कर लेगी? इसका मतलब या तो वो किसी भी परिवार को, आपकी जगह कोई होता तो उसको करती। उनका लक्ष्य यही था ना, वो मैं ना होती कोई और होता, लेकिन बस ये था कि उसकी कुंडली में मैं बैठी थी। फिर क्या हुआ आगे? बस इसी तरीके से घटनाएं चलती रही और धमकी फिर इसके परिवार की मिलने लग गई। फिर परिवार वाले, ये घटना तब ज़्यादा बढ़ी, सितंबर में ये लोग आए और हम लोगों को, हमारे यहाँ गणेश स्थापना होती है, उसमें आए तो इसके मामा भाई माँ सब आए। ये लोग हमको धमकी देने लगे, हम आपको देख लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमने कहा ऐसा करिए, बहुत टाइम से ये हमारे साथ में झगड़ा कर रही है, तो थोड़ा सा बच्चा हो सकता है उदास हो गया हो, तो बच्चे को ले जाइए, मूड फ्रेश हो जाएगा। मायके से जब बेटियां दूर होती हैं तो कभी कभी बच्चे को सेट होने में, पेड़ भी आप इधर से उधर लगाए तो थोड़ा मुरझा जाता है, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा आप दीजिए, थोड़ा सा स्पेस हम देते हैं, तो दोनों परिवार मिलके नए बच्चों को सेट करते हैं किसी तरीके से। इसमें आप लोग हमारा सहयोग करिए। तो वो सहयोग क्या करना था, वो तो सब साजिशन था। वो हमको धमकाने लग गए, हम आप पे ये करा देंगे वो करा देंगे, मैडम हम देख लेंगे, आप सास हैं, आप हमारी बेटी के साथ ये करती है। मैं कहा भाई साहब, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कैमरे लगवा दीजिए हमारे घर में, उसका आप कैमरे पे आप देखते रहिए कि हम आपकी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जगह जगह लगवाइए, मना कौन कर रहा है आपको। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद ये गई, वहाँ से लौट के ये अक्टूबर में आई। जैसे घर में कोई पाठ पूजा होती थी, कथा कीर्तन होता था, जैसे लोग इकट्ठे होते थे, तो उससे पहले ये अपने बेडरूम में लेटी रहती थी, बिल्कुल नहीं निकलती थी कि मेरी तबीयत खराब है, पंडित वाले काम में मुझे हाथ नहीं लगाना, छूना नहीं है। ये इस तरीके से इल्ज़ाम लगाती थी कि भाई पूजा के काम को मैं छू नहीं सकती हूँ, इस वक्त मतलब दिक्कत है मुझे, इस तरीका का कहना। और उसके बाद जब सारे लोगों ने वहाँ पहुँच जाना, हवन शुरू होना या पूजा शुरू होनी, तो पंडित ने जैसे बोलना कि लोटा जल ले आओ, तो ये उठ के जाने लगती थी। तो पता एक सास को ही होता है कि बहू को नहीं छूना तो सास ही मना करेगी ना। तो भरी महफिल में ये मुझको कहती थी, मैंने इसको कहना बच्चा आपको नहीं लाना, मैं ले आ रही हूँ। क्यों, मैं क्यों नहीं ला सकती? मैंने कहा आप ही ने तो मुझे बताया था। तो बोली मैंने आपसे क्या बताया था, मैं छू सकती हूँ, मैंने आपसे कब बोला है, आप ऐसे भी काम करेंगी। मतलब ये सामाजिक रूप से मेरा ऐसा माइंड इसने परेशान मुझे कर दिया था कि मैं डिप्रेशन की कगार तक पहुंच गई थी। फिर जैसे ये चीज़ें छोटी छोटी होती रही, रिश्तों में तलखी आती रही, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आती रही और आप दोनों के समझाने में आती रही। ये रिश्ता टूटा कब? FIR तक बात कैसे पहुंची? टूटा तो देखिए, आप लोगों को थाने भी जाना पड़ा। हाँ, इस बीच में तो देखिए ये सारी घटना होती रही। उसके बाद एक सीमा होती है हर चीज़ की, कि कोई कैंसर भी होता है, जब हद से बाहर निकल जाए तो अंग काटने की नौबत आ जाती है। इसने इतना बुरा हाल कर दिया कि मेरा बर्थडे था 9 जनवरी को, तो मेरे बच्चों ने जो है मुझे चेन गिफ्ट करी थी। तो चेन मेरे गले में, बस इसने सोने की 9 जनवरी की शाम थी, मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंने पहनी थी गले में। और मेरे को चेन देखते ही कह रही इस औरत के लिए सब कुछ है, मुझे बोली ऐसे ही सबके बीच में। तो मैंने कहा बेटा आपका बर्थडे आएगा, आपको भी दे दी जाएगी। तो बोली नहीं, इस बात पे इतना विवाद बढ़ गया कि तेरी माँ मुझे पिल्स की गोलियां खिलाती है ताकि मेरा बच्चा ना हो। मैंने कहा अरे बाप रे, इतनी हद पार, मतलब सीमा ही क्रॉस हो गई अब तो। तब मैंने पहली बार कहा था अपने बेटे को, मैंने कहा इसको मेरी नज़रों से हटा दे,
अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसके बाद 10 तारीख को मैं अपनी बेटी के घर चली जाती हूँ अटैची लेके, मैं और मेरे हस्बैंड, कि एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये है, इस वाली प्रॉपर्टी को आज से मैं तुम दोनों को दे रही हूँ, बहू बेटे को, तुम लोग संभालो, कमाओ, खाओ, जो मर्जी करो, हमको जीने दो। हम दूसरी वाली में चले जाएंगे, वहीं कमाएंगे, वहीं खाएंगे, उससे तुम्हारा लेना देना नहीं, इससे हमारा लेना देना नहीं। 10 को मैं चली जाती हूँ। 10 की रात को ये मैडम आती है, ये बेटा भी आता है, क्योंकि बेटा हम लोग के बगैर नहीं रह पा रहा था। तो ये आती है, बेटा भी आता है, बोलता है कि भाई मम्मी मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास वो, फिर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करी पूरी, उसमें इसका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। तो हमने कैमरा वो मोबाइल का लगा दिया था, उसमें इसने पूरा बोला कि मैंने पूछा दहेज मांगा, कह रही नहीं मांगा। मैंने कहा कभी मार पिटाई हुई, कह रही नहीं। मैंने कहा कभी मैंने गाली दी, कह रही नहीं। मैंने बच्चा गिराने की दवाई दी, कह रही नहीं। मैंने कहा जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो तुम इतने झूठे इल्ज़ाम मुझ पर लगाती क्यों हो? मैं बहुत रोई उस दिन। तो बोली कि नहीं, मतलब उसको नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन मैंने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी समझ लिया था, किया सब रिकॉर्ड। उसके बाद 10 को भी हम लोग नहीं गए, 11 तारीख को हम लोग गए वहाँ पे। हद तब हुई 11 तारीख की, शायद थोड़ा सा कहीं मिसमैच ना हो जाए, 11 तारीख को ही शायद हम अपने बुटीक पे बैठे थे, शाम का 4 बजे का समय था। मैं काउंटर के अंदर बैठी थी, मेरे हस्बैंड बाहर बैठे थे, मेरी बेटी इधर बैठी थी, बेटा भी हाँ वहीं पे खड़ा था, ये भी खड़ी थी, पूरा परिवार, पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तो सब लोग बैठे हुए थे। तो वो एक्चुअल में क्या था कि बेटी क्यों आती थी उसका कारण बताती हूँ। बेटी का बच्चा जो है वो छोटा था। अच्छा, बच्चों से क्या होता है, सभी को, परिवार को प्यार होता है। हमारे घर में बहुत सालों बाद बच्चा हुआ था, तो हम लोग कहते थे कि ले आया करो 2 घंटे, हम भी खेल लिया करें, हमारा भी तो अधिकार कुछ तो है कि हम लोग बच्चे को मिल लिया करें। वो बेचारी बच्ची, मेरी बेटी आई हुई थी, उसके बाद ये वहाँ खड़ी थी। बात करते करते इसके परिवार में से फ़ोन आता है, और फ़ोन आने के बाद ये इतना भड़क जाती है, ये वहाँ से आप सर विश्वास नहीं करेंगे, ये मेरी दुकान थी, सीढ़ी उतरती है, सीढ़ी उतरने के बाद मार्केट, भरी मार्केट, हज़ारों की भीड़ होती है, जहाँ वहाँ से निकलती हुई, और जितनी अभद्र भाषा इसने हमारे बारे में यूज़ करी कि मेरी सास और नंद मेरे को ये कह रही हैं, वो शब्द मैं नहीं बता सकती। वो कहती हुई वहाँ से भागती है। हम लोग इसके पीछे, मैं तो जा नहीं सकती थी, इतनी तेज स्पीड में भाग भी नहीं सकती थी। तो बेटा भागता है पीछे कि भाई ये सब क्या, भाई इज्जत तो जाती है ना समाज के अंदर, इज्जत ही तो उछल रही है, क्या हो रहा है हमारा। ये इसके पीछे जाता है। जब वो कुछ दूरी पे पहुंचती है तो कुछ 50-60 लड़के इसको, मेरे बेटे को भी घेर लेते हैं साथ में, कि तू अपनी औरत को मार रहा है, अपनी औरत को मार रहा है। मतलब एक महिला अगर घर से खाली निकल भर जाए, रोड पे खड़ा होकर चिल्लाए कि मेरा परिवार मार रहा है, तो कोई सबूत की जरूरत नहीं है। वहां पे मार रहा है मतलब उसने मुंह से कह दिया तो सब हो गया, भले ही वो औरत आदमी को पीट पीट के उसका हाथ पर तोड़ के घर में आई हो। फिर आगे क्या हुआ आपके? फिर कुछ नहीं, फिर सारा परिवार हमारा वहां पहुंचा, मैं दुकान पे ही रही, मैं नहीं गई, क्योंकि इज्जत भी जा रही थी, लेकिन सब खुली आंख से देख रहे थे कि वो क्या रहा है। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद में उसको किसी तरीके से, कुछ हमारे मोहल्ले के लोगों ने मिल के सबको उसको घर लेके गए। हम लोग दुकान बंद करी, दुकान बंद करके घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद उसकी हद तो तब पार हो गई कि बात करते 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 उसने मेरे पे यूँ उठाया चाकू, मेरी तरफ दौड़ी। दौड़ना क्या था, बेटे ने पकड़ा तो कह रही है तेरी माँ को नहीं मार पाऊंगी तो मैं ले अपनी नस काटती हूँ। अब आप डायरेक्शन देखिएगा नस काटने का तरीका, अरे जिसको काटनी होती है वो यूं मारता है, काट लेता है, वो यूं नहीं था, यहाँ हाथ था, यहाँ मैं अपनी नस काट लूंगी। मतलब सब डर का खेल था। उसकी इस हरकत के ऊपर भाई देखिए, इतना क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखने के बाद इतना तो दिमाग में था। उसके बाद इसकी इस हरकत के बाद मैं इतनी जागरूक हो गई, मैंने कहा अब माफ़ी नहीं है। अब समाज में जब नाम उछल चुका है तो इसको पूरा खोल देते हैं समाज के अंदर। मैंने 112 डायल किया, पुलिस को बुलाया। ये मेरा बेडरूम था, इधर गैलरी थी, इधर इसका बेडरूम था। ये अपने बेडरूम में खड़ी होकर गंदी से गंदी गाली का इस्तेमाल कर रही थी। शायद वो आज एक सब्जी मंडी वाली औरत भी गाली नहीं देती होगी, वो गाली दे रही थी। ये इधर पुलिस वाले आए और चुप करके बैठ गए। उसके बाद उनकी भी एक सीमा थी, वो सुनते 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 उन्होंने कहा ए बिटिया इधर आओ। जब बुलाया तो इसको पता नहीं था कि पुलिस उधर बैठी बहुत देर से सुन रही है। ये उनको, पुलिस वालों को देखते एकदम भौचक्की हो गई, एकदम से छूटते ही उनको क्या कह रही है,
मेरी सास ना दालमोट बिस्कुट जो है वो अलमारी में बंद करके ताले में रखती है। मैंने कहा सर अलमारी आप ही उठ के खोल लीजिए, अगर ताला लगा है तो अलमारी खुद खोल लीजिए। उन्होंने अलमारी खोलना क्या था, मैंने उठ के खुद दिखाया। मैंने कहा ये देखिए अलमारी में ताला लगा है सर। तो ये सारी चीजें। फिर क्या हुआ? फिर लेके उसको हम लोग थाने गए, अपनी गाड़ी में बिठाया। पुलिस ने कहा इसको जीप में बैठाओ। मैंने कहा नहीं सर, हमारे घर की इज्जत है, बच्चा भटक गया है, इसको गाड़ी में नहीं बैठाएंगे, हम अपनी गाड़ी साथ लेके चलेंगे, ये हमारी गाड़ी में बैठेगी। हम रिश्ता बचाने का पूरा प्रयास करते रहे और हमने आखिरी दम तक रिश्ता बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद हम गाड़ी में बैठाया, उसको बिठाया, हम लोग पीछे बैठे, वो मैडम आगे बैठी। बैठने के बाद में उसके भाई का फ़ोन आया। भाई उसको क्या ट्रेनिंग दे रहा है कि चलती गाड़ी से कूद जाओ। तब मैंने अपने बेटे को बोला कि चाइल्ड लॉक लगाओ फ़ौरन और गाड़ी की स्पीड तेज कर दो, ये ताकि कूदे नहीं, कहीं तमाशा नया ना बन जाए कोई एक। हमारे घर के पास ही थाना पड़ता है, वहाँ पहुँचे। जिस प्रकार के वो कपड़ों में थी, पहले तो पुलिस वाले इंस्पेक्टर ने उसको बहुत कायदे से डांटा कि ये सम्मानित घर की बहुएं क्या इस हुलिये में रहती हैं। उसका वो हुलिया था, वो जो आजकल वो मुस्कान का आशिक नहीं है, यहाँ जूड़ा बनाए रखता है, वो वैसा ही जूड़ा बनाए रखती थी। उस पर एक रबड़ होता था, कलरफुल रबड़, कभी पीला कभी लाल कभी। फिर ये एफआईआर तो आपने ये पुलिस मैंने को कराई। कॉल की। उसके बाद ये 11 तारीख की घटना ये है। उसके बाद ये सारी, फिर 11 तारीख से मैंने फिर कसम खाई। फिर उसके बाद घर आ गई, मैंने 11 तारीख से कसम खाई कि आज के बाद मैं इससे बात नहीं करूंगी। इतनी बदतमीजी, इतनी गाली गलौज आज तक पूरी मेरी इतनी उम्र में, 51 साल की मेरी उम्र में मुझे किसी ने नहीं दी। मुझे कभी कोई इस तरीके से बोला नहीं है। ये बहू होने का मतलब ये है कि इसका लहजा ही इतना गंदा है कि बहू के रूप में आने के बाद में कहीं कोई मेरी सुनवाई नहीं है। मैं सारे फोरम पे गई, इसके घर में रहते में ही मैंने सब जगह भी कॉल भी की, मैं साथ फोरम में महिला आयोग भी गई, सारे आयोग गई कि मेरे घर में मैडम घटना घट जाएगी, आप प्लीज मेरी मदद करिए। कोई कुछ, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को भी कोई मतलब नहीं। सब खेलते रहे जैसे लगा, कहीं कोई सुनवाई नहीं। 1% क्या, -0.1% भी नहीं। ये अभी तक की बात जो आप बता रही हैं ये तो आपके साइड से हो गई। हम वो जानना चाह रहे हैं कि उनकी साइड से आपके खिलाफ कब कार्रवाई अब हुई? वही बताऊंगी ना, थोड़ा बताएंगे बीच का पूरा, तभी समझ में आएगा। उसके बाद 25 जनवरी को इन्होंने बहुत तमाशा किया, तो 26 जनवरी को इसके घर वालों ने आना था लेने के लिए और लेके जाना था। 26 जनवरी को वो लोग आए, वो मीटिंग जो हुई उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, पूरी रिकॉर्डिंग है। उसमें भी इसने हमारे कुछ सभ्य लोग जो आए हुए थे उनके साथ जो बदतमीजी की है या मेरे साथ जो की है वो सब रिकॉर्डेड है उसके अंदर। इसने फिर उसके बाद 26 तारीख रात को कुछ हमारे ऐसे हमारे थे जानने वाले, मतलब आपको मैं एक मानसिकता बताने जा रही हूँ, छोटापन बताने जा रही हूँ, मतलब कहते हुए शायद इस प्लेटफॉर्म पे बहुत शर्म की बात है। हमारे मेरे भाई बने हुए हैं, उन्होंने 11,000 रुपया इस बच्ची को दिया कि तुम घर की बेटी भी हो बहू भी हो, बेटा जा रही हो मायके तो कुछ खर्चा पानी लेती जाओ। आप विश्वास करेंगे उस 11,000 के लिए मेरे ही घर में अभी थी वो लड़की, मामा माँ भाई तीनों चारों में लड़ाई हो गई आपस में। वो कहे मैं रखूंगा, वो कहे मैं रखूंगा। अब आप बताइए, जिनको 11,000 के लिए, इतनी छोटी सी रकम के लिए इतना था, तो वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए उनके अंदर मन में कितना बड़ा लालच होगा। किसी तरीके से हमने उनको विदा किया। 26 तारीख को एक लंबी सी सांस ली, उसके बाद पूरे घर को मेंटेन किया। जो घर का हाल था वो हम आपको बता नहीं सकते। उस लड़की ने वो जो 11 से लेकर 26 तारीख के बीच में, क्योंकि मैंने रोटी भी किचन में जाके ना बनाई ना मैंने खाई, कभी मेरी जो जेठानी थी वो डब्बी में सब्जी देती थी, हम उनसे खाते थे, कभी बेटी बना के देती थी। उसके बाद फिर ये आ गया फरवरी, वैलेंटाइन। फिर मैंने कहा भाई देखो आपकी पत्नी, आपको रहना है आप जा सकते हो, निश्चय बेफिक्र होके आप अपना घर बसाओ, हम लोगों ने कब तक बैठना है। ये लोग चले गए, ये गई तो इसके पीछे ये वैलेंटाइन पे ये भी मिलने गया, आता रहा जाता रहा, 7-8 बार ये भी गया है। हद तो तब हो गई 8 अप्रैल को, 7 अप्रैल को ये लखनऊ से निकलता है और 8 तारीख को ये सुबह 5 बजे वहाँ पहुँचता है और 8 तारीख को दोपहर में ये जिम करती थी, जिम जाती थी, जिम ट्रेनर थी, हमें छुपाया गया था ये बात भी। वहाँ से ये पूछता है कि भाई तुम आई नहीं अभी तक, तो कहती है मुझे ऑटो नहीं मिल रहा, ऑटो नहीं मिल रहा, इसलिए मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, तो ऑटो मिलेगा तो मैं आऊँगी। और इसको ये नहीं पता होता मेरी बहू को कि मेरा पति ऊपर खड़ा हुआ बालकनी में देख रहा है। ये एक लंबी गाड़ी से उतरती है
और बड़े हंस के हाय बाय, मतलब सब चल रहा होता है और ये ऊपर से खड़ा देख रहा होता है इसी के मायके में। बस ये उसको ऊपर आने पे बोलता है तुम तो कह रही थी ऑटो से आओगी और तुम तो किसी और के साथ थी, और उसको हाय बाय इतना तो तुम प्यार से हंस के मुझसे अपने पति से नहीं बोली कभी, और तुम बेगाने इंसान से इतना हंस रही हो। एक विरोध मेरा मुझ पे भारी पड़ा, एक विरोध मेरे बेटे पे भारी पड़ा। जैसे ही उसने ये बोला तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, उसके बाद इनके बीच में खूब हुई लड़ाई, बहसा बहसी। माँ ने भी हाथ पकड़े, साले ने भी मारा, बीवी ने भी मारा बेटे को बेटे को पूरे मुंह से, फोटो है मेरे पास, पूरे मुंह के ऊपर उसके लंबे लंबे नाखून थे, पूरे नोच खाया जैसे एक जानवर नोच लेता है, कोई दर्द नहीं। उसके बाद इसका फ़ोन आता है बेटे का कि इसने मुझे मेरे साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। तो हमारे यहाँ से सब लोग जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन एकदम से नहीं इंसान निकल पाता। तब हम इसको सलाह देते हैं कि तुमको पहली ट्रेन का वेट मत करो, जो भी पहली बस मिले तुम वहाँ से बैठो और आ जाओ। अभी ये बस पे बैठा भी नहीं होता तो एक पुलिस वाले का इसको फ़ोन आता है। वो पुलिस वाला इसको धमकाता है, अबे तू उसको मार के गया अपनी बीवी को। इसने कहा सर मेरा पूरा खून से भरा हुआ है मुंह, अगर आपको मैं दिखा दूं। अरे वो तेरी कहानी होगी, तूने अपने आप को खुद मार लिया होगा, वो तेरी खुद की कहानी। मतलब पुलिस वाला एक ये बात कह रहा है कि तेरी खुद की कहानी होगी, तूने मार लिया। मतलब बेटियों की इस हद तक सुनी जाती है। मैंने इसको कहा कि वापसी किसी भी पुलिस वाले के पास नहीं जाना, कोई थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तमाशा नहीं करो, तुम सीधा लखनऊ की तरफ रुख कर लो। ये लखनऊ पहुंचते हैं, उसके बाद फिर धमकी चालू होती है। ये 8 अप्रैल से 8 को ये चलते हैं वहाँ पे मार पिटाई के बाद। 9 को जब ये यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद धमकियाँ स्टार्ट होती हैं, पुलिस वालों की धमकियाँ, इनके घर वालों की धमकियाँ। कोई ऐसी धमकी नहीं जो हमको मिली नहीं। मतलब अप्रैल से लेके आपके 3 दिसंबर तक ये हमारा जीना दुश्वार कर देते हैं। इतना मुकदमे तक नौबत कैसे पहुंची? मुकदमे तक के बीच में, इसके बीच में ये फिर हमको पुलिस वाले बुलाते हैं थाने में। अगस्त का महीना होता है, उसमें बुलाते हैं फरीदाबाद महिला थाना, NIT महिला थाना बुलाते हैं। बुलाने के बाद हमसे पूछते हैं, तो वहाँ जब थाने में हम लोग पहुँचते हैं तो थाने वाले कहते हैं भाई आप सेटल कर लीजिए। तो वहाँ पे थाने में ये लोग 5-6 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। मैंने कहा देखिए और मैं सारे सबूत भी दिखाती हूँ कि इस लड़की ने ये अपराध किए, ये लड़कों के साथ में ये बात करती है, हमने इसको मना किया तो इसके ऊपर विरोध करती है और हमारे साथ गाली गलौज करती है। आप बताइए ये हमारे घर की बहू है या आप लोगों ने इस बच्ची को क्या सिखा रखा हुआ है? ये सारी पुलिस वालों के सामने, सब पुलिस को सब पता है। पुलिस को हम सबूत जमा करके आते हैं कि ये रहे हमारे सबूत। एक बार मीडिएशन होता है, हम उस पर जाते हैं। दूसरी बार जब मीडिएशन होता है हम लोग जाते हैं तो मीडिएशन में जो है माँ के 5 लाख से 17 लाख हो जाते हैं। अब आप समझिएगा डाउरी एक्ट में, हाँ, पहले 5 लाख होते हैं, फिर 5 से 17 लाख हो जाते हैं। तो पुलिस भी खड़ी होती है, ये लड़की वाले भी होते हैं, हम लोग भी सब होते हैं। तो पूछा जाता है भाई 17 लाख किस चीज़ के? अब आगे जो शब्द बताऊंगी शायद सुनने के बाद आपको भी थोड़ी सी शर्म आ जाएगी। लड़की की माँ मुझको कहती है, मेरी बहू की जो माँ है वो मुझको कहती है मेरी बेटी जो रातों को सोई है उसकी कीमत कौन अदा करेगा? अब आप बताइए, क्या कीमत देने के लिए लाए थे हम? क्या शादी इसको कहते हैं? क्या ये डील थी कोई? ये शादी है कि डीलिंग चल रही है? कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों का कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है कि 1 साल रुकेगी उसके बाद इतना पैसा लेगी और निकल जाएगी। फिर ये केस उसके बाद तब हम लोग वहां पे दूसरी जो हमको मीडिएशन पे बुलाया जाता है, इसके इस शब्द के बाद एक बीच में पुलिस ने और हमारे साथ खेल खेला। पुलिस थाने के अंदर लड़की ने मुझे इतनी गंदी गाली दी है, उस गाली का मेरे पास रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्डिंग मैंने करी हुई है, वो रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। उस पुलिस वालों के सामने वो लड़की मुझको इतनी गंदी गाली 3 बार देती है, जो एक विधवा औरत को गाली दी जाती है वो गाली देती है। तो मैं पुलिस वालों से इतना ही बस बोलती हूँ कि मैम देख लीजिए, जो आपके सामने परिवार के सामने इतनी गंदी गाली दे सकती है तो मेरा अकेले में क्या हाल करती होगी। देखिए कितनी स्वतंत्र और कितनी स्वच्छंद है ये लड़की। कहाँ से लग रहा है ये अबला? अबला दिख रही है आपको? पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते क्योंकि पुलिस की कहानी तो कुछ और होती है। पुलिस की कहानी पे भी अभी मैं आऊंगी आपके पास।
उसके बाद वहाँ पे हम लोग टाइम की कमी है, हाँ, तो मीडिएशन के टाइम में हम लोग कह देते हैं कि भाई आप लोग अब एक काम करिए, एफआईआर कर लीजिए। एफआईआर हो जाती है। एफआईआर के बाद फिर भी धमकी, एफआईआर होगी तो कोर्ट भेजो, कोर्ट से सम्मन आएगा, हम कोर्ट पहुंच जाएंगे। नहीं जी, उनको तसल्ली नहीं थी। 3 दिसंबर शाम को, मतलब आपके खिलाफ लिखा, आपके खिलाफ मीडिएशन में समझौता नहीं हो पाया, तो वो एफआईआर आपके खिलाफ हो गई। 3 बार उन्होंने काउंसलिंग की तो नहीं निपट पाया, तो एफआईआर हो गई। तो उसके बाद उस एफआईआर से आप लोग कैसे लड़े? पुलिस ने आपको एफआईआर से अरेस्ट किया? लड़ना क्या था? 3 दिसंबर 2019 शाम को 6:30 बजे, बिना इंफॉर्मेशन, बिना के किसी नोटिस, कोई हमको यहाँ से 6:30 बजे पुलिस मेरे को, मेरी बेटी को, 1.5 साल के बच्चे को लेके प्राइवेट टैक्सी हरियाणा पहुँचती है और रात को 2:30 बजे पहुँचती है हरियाणा महिला थाने के बाहर खड़ी होके। जो 2 पुरुष होते हैं उसके बीच में, वो पूछते हैं अब मेरी आयु से, नीलम यादव से, कि मैडम यहाँ कोई जुगाड़? तो वो कहती है सर यहाँ कैमरे लगे हैं। मतलब प्लानिंग हर हद तक की थी, हमारे अपमान करने की कोई प्लानिंग छोड़ी नहीं थी कहीं से कसर, कि हम टूटे नहीं। लेकिन वहाँ दूसरे दिन बेल होती है। बेल होने के बाद मैं आती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को अटैक पड़ जाता है। 3 को जब अरेस्ट किया तो हस्बैंड के मुंह से ब्लीडिंग हो गई। डाउरी एक्ट में बेल कैसे, कोर्ट से हुई या पुलिस थाने से ही हुई? कोर्ट से। कोर्ट से हुई। कोर्ट से हुई। कोर्ट में पेश करना पड़ा। अरेस्ट कर लिया तो पेश भी करना पड़ेगा। तो हस्बैंड साथ में थे वहाँ पे? हस्बैंड का नाम नहीं था एफआईआर में। अच्छा। हस्बैंड तो रात को फिर पहुंचे ना, सब वकील वगैरह लेके। अच्छा। वहाँ बेल हुई। बेल होने के बाद जो ब्लड आया था उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। अब ट्रीटमेंट हो रहा है, जज का विवेक इतना भी काम नहीं कर रहा। जज ने दोबारा फिर 10 तारीख बेटे की डेट लगा दी बेल के लिए। हम बता भी रहे हैं कि हस्बैंड के मुंह से ब्लीडिंग हो गई है, इलाज कराना है। अरे कम से कम तरस खा लो कि पूरे परिवार को इस तरीके से इतना हनन हुआ है, तो कम से कम कुछ राहत दे दो। फिर क्या हुआ? बेल कराई, बेटे की बेल कराई, बेटे की भी बेल हुई। 22 दिसंबर को, 3 को अरेस्ट किया था। 22 दिसंबर को डॉक्टरों ने सारी टेस्टों के बाद में बता दिया हस्बैंड के लिए कि लिवर ट्रांसप्लांट कुछ बचा नहीं है मैडम। उसके बाद वो बेड पे रहे और 13 मई को उनकी डेथ हो गई। और डेथ के 17 तारीख को, 13 मई को डेथ हुई है, 17 मई को इस मैडम ने एक वीडियो शूट गाना गाया कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। जिसने आपको जगा दिया। सुख दुख है क्या, फल कर्मों का। वो फल कर्मों का जैसे ही लाइन आई तो मैं जो रो रही थी, धो रही थी, 4 दिन से खाने में नहीं थी, बेहाल थे हमारा पूरा परिवार। मैं एक्टिव हुई। मैंने कहा मैं नहाने जा रही हूँ, डार्क रंग का ब्राइट कलर का सूट निकालो, खाना लगाओ, तीनों खाएंगे खाना, अभी आ रही हूँ। मैं नहा के निकली। बच्चों को लगा शायद माँ शौक में आ गई, पागल हो गई है अचानक से। उसके बाद से कसम खाई तो पति की अर्थी जब घर में पड़ी थी तो अर्थी से ही वादा कर लिया था कि निभाऊंगी मैं एंड तक, इस केस को मैं लड़ूंगी जरूर। क्योंकि 13 को उनकी डेथ हुई है, 11 को उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि इस केस को बंद मत करना, क्योंकि मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि पुलिस ने तुमको यहाँ से लेके गई पुलिस। मैंने कहा इसका जवाब मैं दे के रहूँगी। कुछ नहीं, उसके बाद फिर मैंने लड़ाई शुरू करी। आंसू कम किए। आंसुओं से जंग नहीं लड़ी जाती ना। अगर रोते रहते तो लड़ते नहीं, तो फिर लड़ते नहीं तो फिर साबित कैसे करते? देखिए, आरोप लगा है, अपराधी नहीं है, आरोप लगा है। लड़के जो इसके बाद जैसे आपका कोर्ट में हुआ तो लोअर कोर्ट से आप लड़ी, क्या आप सुप्रीम कोर्ट तक गई? नहीं, मैंने क्या हुआ कि जैसे वहां पे तो पेशी चल ही रही थी। उसके बाद मैंने लखनऊ में एक केस डाला, क्रिमिनल मुकदमा, जो इन्होंने मेरे साथ अपराध किया था। क्योंकि पुलिस की गाड़ी में अरेस्टिंग के टाइम भाई भी आया था। मैंने यहाँ मुकदमे में सबका नाम लिखवाया, जितने लोग इन्वॉल्व थे, सारी घटना का ब्यौरा दिया, सारे इनके सबूत लगाए। सबूत लगाते मैंने सब एफआईआर कराई यहाँ लखनऊ में। जब एफआईआर हुई तो ये एकदम जैसे वो कहते हैं ना, किसी की पूंछ पे पैर रख दिया हो, तड़प उठे एकदम से। अब ये भगे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर पिटीशन के लिए। ट्रांसफर पिटीशन में गए, हम नोटिस ना कराएं। खेल देखिए, इन्होंने एक वकील साहब कोई लखनऊ में सेट कर रखे थे, यहाँ से नोटिस हमारे तक पहुँचने नहीं देते। उसमें रिपोर्ट लग जाती थी कि नोटिस लेने से मना कर दिया या कभी ताला बंद है, जबकि हमारा सब ओपन था। खेल खेल रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है अपने आप में, बिना सबूत के थोड़ी ना कि आप नोटिस भेजेंगे नहीं और नोटिस के बगैर कोई ऑर्डर कर देगा। इसीलिए तो न्यायालय बने हैं। अभी न्याय व्यवस्था से हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, इतनी भी मिलता है न्याय। हमारा लड़ने का तरीका सही होना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं, वहाँ पे हार के इनको नोटिस भेजना पड़ा। हम पहुँचे, जज साहब के सामने पहुँचे। इन्होंने कुछ और बता रखा था। जब हमने जज साहब के सामने जैसे ही पहुँचे तो मेरे बेटे ने अपनी घटना का पूरा ब्यौरा दिया कि इस तरह की घटना हुआ। वो पहले तो मजाक के मोड में थे सब वहाँ पे।
तो जज साहब ने पूछा कि तुम कितने दिनों से अलग हो, इसने टाइम बताया तो सब हंसे कि बड़ी अच्छी मेमोरी है। फिर जब इसने घटना बताई कि मेरे पिता की डेथ की वजह से ये घटना मेरे दिमाग में छपी हुई है, इसलिए समय भी सर याद है, तो पिन ड्रॉप साइलेंट वहाँ, मतलब समझ लीजिए कि एक सुई गिर रही है तो वहाँ आवाज़ आ रही है, हंसी बंद हो गई वहाँ की सबकी। तब मैंने फिर कहा कि सर मैं अपनी बात रख सकती हूँ। मैंने जज अजय रस्तोगी जी से, बस जो रिटायर हो गए, उनसे बस इतना क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरी नागरिकता का अधिकार कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अरेस्टिंग नहीं बनती थी, मेरी अरेस्टिंग क्यों? अब जज साहब के पास कोई जवाब नहीं। तो बहुत सारी इसके बीच की घटनाएं हैं और बहुत कुछ फेस किया। तो फिर ये मामला सेटल कैसे हुआ? सेटल होने की कगार पे तब आया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले को मीडिएशन में डाला, मीडिएशन खारिज हो गया। मीडिएशन भी खारिज, हमने भाई हमारा समझौता, वो टेबल पे हमको समझौता तोड़ना करना था, जहाँ गुनाह हुआ है समझौता में थोड़ी ना कर लेंगे हम लोग भी। उसके बाद मीडिएशन खारिज हुआ, वापसी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उन्होंने उठा के खारिज कर दिया इनका मुकदमा, जाइए लखनऊ लड़िए, अपराध किया तो भुगतिए जाके। लखनऊ आया, लखनऊ आते ही केस दोबारा ओपन हो गया, पुलिस इनकी अरेस्टिंग के लिए फिर भागने लगी। ये फिर क्वेश्चन कराने हाईकोर्ट पहुंच के लखनऊ। इस परिवार की एक बीमारी है, जब भी कुछ करते हैं तो वो रील बना के डालते हैं। वो रील बना के इन्होंने डाली कि लखनऊ, इन्होंने लखनऊ डाली, हम अलर्ट हो गए, अलर्ट मोड पे आ गए कि अब इसका मतलब क्वेश्चन के मोड पे आ रहे हैं। तो हमने हाई कोर्ट की पैरवी करनी शुरू कर दी, निगरानी करनी शुरू कर दी। तो वहाँ हाई कोर्ट में मैडम पहुँच गई, हमें पता था कि हाई कोर्ट में इन्होंने केस डाला है क्वेश्चन के लिए, हम वहाँ खड़े हो गए। वहाँ हमने बात रखी, इन्होंने 4 तारीख की डेट थी हाई कोर्ट में पहली बार, और उसके बाद 6 की लगी, और उसके बाद 13 को लगी। 13 में ये मैडम बोली कि साहब हमने जो किया हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, हम इनके अपने पति को तलाक देने के लिए तैयार हैं। बस लड़ना पड़ता है। मतलब 17 लाख 5 लाख सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया ना। अब कैसे लेती हैं? अगर अब हम यहाँ पे बात करें, मैं काफ़ी इत्मीनान से आपकी बात को बहुत गहराई से सुन रहा था कि लगातार ये केसेस सामने आए, चाहे अतुल सुभाष हो, चाहे मुस्कान केस हो मेरठ का, औरैया का केस हो, आगरा का केस हो, राजस्थान का हो, बेंगलुरु का एक और केस है, सास और बहू ने मार दिया। आखिर समाज में ऐसी परिस्थिति आ क्यों रही है? केवल क्योंकि आप अब अपने बेटे के केस के बाद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप इस तरफ रुझान आपका बढ़ा है, आप सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रही हैं। आखिर समाज में ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं? देखिए आजकल के टाइम में क्या है ना, सबसे बड़ा जो कमी आ रही है, सबसे पहली कमी तो लड़की के घर से ही शुरू हो रही है। ज़्यादा कमी जो आ रही है, संस्कार है ही नहीं। पहली बात तो बेटी को कोई शिक्षा नहीं। अगर माँ बाप गरीब है और बेटी के हाथ में 1.5 लाख का फ़ोन है, नहीं, ये कहना तो बेटी को कोई शिक्षा नहीं, ये बिल्कुल तो शिक्षा नहीं है। मैं देख रही हूँ, आप भी एक बेटी रही हैं। है तो हमारे माता पिता ने संस्कारों से पाला कि हाँ, जहाँ बेटी का फर्ज है वहाँ बेटी का अदा कुछ करिए। परिवार ऐसा हाँ, हो सकते हैं कि जहाँ पे तो संस्कार कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी आ रही है ना। बेटियों में इतनी स्वतंत्रता दे दी गई है और कानूनों में इतने उनको अधिकार दे दिए जा रहे हैं, मनमाने ढंग के अधिकार। उस मनमानी की को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मतलब समझ लीजिए रोड पे लड़के कटेंगे, पुरुष रोडों पे काटेंगी। देखिए, जैसे और जो देश हैं, बहुत से देशों में जो कानून है घरेलू हिंसा के, वो दोनों वर्गों के लिए समान है, पुरुष और महिला के लिए, दोनों के लिए समान है। लेकिन यहाँ पे घरेलू हिंसा के मामले में महिलाओं को जो है अधिकार ज़्यादा मिले हुए, पुरुषों के कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है। पुरुष आयोग बनाने के लिए 2 सांसदों ने 2018 में मांग की थी, उसमें भाजपा के भी सांसद थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम संगठन, चाहे अतुल सुभाष केस हो, उसके बाद सक्रिय हुए, लोगों ने आवाज़ उठाई, कोई सुनने वाला नहीं। कोर्ट अदालतों में पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। डाउरी एक सबसे आसान रहा है, कोई भी मामला घर में हुआ, अंदर कमरे के अंदर की बात हुई, सीधा कोर्ट पहुंच गई। डाउरी एक्ट, सास ससुर दामाद नंद सब जेल, पूरा परिवार जेल गया। मैंने देखे ऐसे तमाम केस देखे, पूरा 7-7 लोग, 8-8 लोग पूरे जेल चले गए और बाद में मालूम हुआ केस झूठा निकला। आखिर उन लोगों को उस जो अपनी गलती नहीं की उसकी जो उनको सज़ा मिली है, आखिर उसको कैसे रोका जा सकता है? इस समाज में बदलते बदलाव जो आ रहे हैं, ये बदलाव जो आया है, इसको कैसे रोका जा सकता है? ये तो हमारी सरकार ही रोक सकती है, कानून में बदलाव करके ही रोक पाएगी।
हम लोग अपने स्तर से कहाँ से रोक लेंगे? नहीं, कानून में बदलाव अगर करे तो सरकार कानून बना देती है, इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन अगर सामाजिक तौर पे जब तक हम नहीं बदलेंगे, जैसे पुरुष है, आप पुरुषों की संख्या अगर देखें, तमाम पुरुष सामने नहीं आते हैं, घरेलू मामलात को लेके बाहर नहीं आते हैं कि उनकी मर्दानगी जाग जाती है। पुरुष बोलना नहीं चाह रहे ना, बोलना नहीं चाह क्यों रहे? नहीं बोलना चाहते? मेरा कहना ये है, मैं अभी यही बात के ऊपर मेरा भी एक विचार था कि समाज में हम लोगों को अलग अलग दिशा में अब बंटना होगा। जितने लोग जागरूक हो चुके हैं उनको एक टीम वर्क में काम करना होगा और कुछ एरिया बांटने होंगे कि आज इस एरिया में, आज इस एरिया में एक तरीके का प्रचार करना होगा कि आप लोग जुड़िए और इस चीज़ की ट्रेनिंग लीजिए कि अपराध को हम लोगों ने मिल के रोकना है। कोई कानून हमारे लिए आएगा नहीं। बेसिक शिक्षा, एक देखिए, एक रेप होता है तो कहीं ना कहीं रेप की जो मानसिकता होती है, अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है परिवार में। रेप के भी मामले तमाम झूठे हाँ, निकले, झूठे, लोगों सब सहमति से झूठे। मिले, किसी ने देख लिया तो रेप का मुकदमा लिखा दिया। बस कोई काम नहीं बन रहा, रेप का मुकदमा लिखवा दो। कोई प्लॉट खाली नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी खाली नहीं हो रही, रेप लिखवा दो। आसान है ना, रेप का लिखवाया, 10 साल के लिए पार्टी अंदर, तब तक काम खत्म। तो करे क्या? कानून जो बने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून है, तो फिर मैं क्या दिख रही हूँ आपको? चलिए आप बताइए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपका अगर दर्द है उस दर्द के लिए तो महिलाओं के लिए तमाम कानून है भाई। यही कानून ही तो है। डावरी एक्ट क्या है? डावरी एक्ट महिला, फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं सर। आप ये बताइए, महिला के लिए कानून है तो मैं आपको क्या दिख रही हूँ? मैं महिला नहीं दिख, मैं इसका वाला पुरुष हूँ। वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं यही तो आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैं पुरुष दिख रही हूँ आपको। कि जो ये बहुओं का कह लें, महिलाओं की जगह अगर बहुओं शब्द इस्तेमाल करें, मुझे लग रहा ज्यादा सही होगा। सीधा सीधा सरकार खुले शब्दों में बोले। मैं तो फिर कहती हूँ सरकार स्पष्टवादी हो जाए कि बहू और बेटी के लिए कानून है। मैं तो अब इस वक्त पता क्या कर रही हूँ सर, कि बेटियों को जो कम एज के बच्चे हैं उनको अभी से ही 15-16 साल 18 साल कि बेटा ये जो किताबी पढ़ाई कर रहे हैं ये तो काम आएगी डिग्रियां, लेकिन इस डिग्री के बाद एक डिग्री और होती है जो शादी के बाद असल होती है। क्या उसकी ट्रेनिंग ले रहे हो? उसके बाद क्या क्या चीज़ों को फेस करना है? तो कह रही है नहीं, हमें तो ऐसा घर चाहिए जहाँ लड़का अकेला हो। 15 साल 14 साल 13 साल की बच्ची कहती है तो लड़का ऐसा होना चाहिए जो अकेला होना चाहिए, सास नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा बेटा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा बेटा तुमको समझ में पता है कब आएगी? जब तुम पढ़ लिख के 25-30 साल में शादी करोगी, 30 के बाद जब तुम्हारा भगवान करे पहला बेटा ही हो, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। कह रही क्यों, आपने मुझे बेटे का आशीर्वाद क्यों दिया? मैंने कहा नहीं, उसके पीछे बताती हूँ। जब 56-57 साल की उम्र में तुम सास बनोगी ना, जब तुम पे अपराध लगेगा और तुम्हारे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचेगा, एहसास तुमको तब होएगा कि तुमने बोया क्या था और काट क्या रही हो आज। तुम ये मत सोचो तुम कुछ सालों के लिए सुरक्षित हो। आपको लगता है कि जो परिवार हैं, परिवारों की काउंसलिंग की जरूरत है बहुत ज्यादा, बजाय कि कोर्ट कचहरी और कानून के? कानून तो है ही है, अपना काम करेगा, काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। काउंसलिंग की ज़रूरत है। मेरा कहना एक चीज़ और भी है कि हमारा एक माइंडसेट ये भी चल रहा है प्रोग्राम कि हम लोग एरिया वाइज जो बटे उसमें लोग बेझिझक शर्म छोड़ दे कि मेरे लोग कहते हैं अरे लोग क्या कहेंगे, इनके घर में कांड हो गया, इनके घर में ये चल रहा है। लोग, क्योंकि लोग क्या होता है कांड से इसलिए डरते हैं क्योंकि जब किसी के घर में कोई घटना घटती है तो सबसे पहले मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उस घटना वाले घर के जज होते हैं। आपको पता है? आपको क्या लगता है? मैंने फेस नहीं किया, मैंने बहुत कुछ फेस किया। जब मेरे अरेस्टिंग हुई, मैं घर लौटी तो मुझे मेरे रिश्तेदारों ने, परिवार की महिलाओं ने बोला तुम्हारी जगह मैं होती तो आत्महत्या कर लेती। मैंने कहा मैं क्यों मर जाऊं? जो अपराध नहीं किया उसको साबित करूंगी, मरे क्यों? मरना हल होता तो मर जाते, मर गए तो जीत हो गई उसकी। तो आखिरकार प्रूफ हुआ ना लड़ने से कि मैंने गुनाह नहीं किया। आज की डेट में लड़की ने, मेरी बहू ने, लड़की नहीं बोलेंगे क्योंकि लड़की मेरी तो लड़की नहीं है, मेरी बहू ने बयान दिया 11 जनवरी 2024 में, रिटर्न बयान है मेरे पास जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे साथ ना मारपीट की गई, ना दहेज मांगा गया, दहेज का सारा सामान भी 4 जोड़ी अपने साथ एक बैग में लाई थी वो भी मेरे पास है, और मैंने कोर्ट में किसी के दबाव में झूठी गवाही दी और पुलिस ने कोरे कागजों पे मेरे से जबरन साइन करवाया। ये अगर आपको चाहिए होगा मैं दे दूंगी, आप इसको भी लगा दीजिएगा। तो ये सब चीजें जब हैं तो क्या जज का विवेक वहीं पे उस जज को झूठे साक्ष्य पेश करने में वही मुकदमा नहीं लिखना चाहिए था लड़की के ऊपर? हमारी अदालतों की यही सबसे बड़ी हमारी कमी है। देखिए कमी, लड़की तो बोलती है
लड़की भी बोलती है, लड़की की माँ भी बोलती है, लड़की का परिवार भी बोलता है। विवेक हमारा होना चाहिए, हमारी पुलिस का, हमारे वकीलों का। जैसे ही किसी को वकील को पता चलता है अरे वहां पे कुछ, अरे लड़का उठवा लेंगे, यूं यूं उठेगा, पूरा परिवार नाप देंगे। ये जो शय है इसको रोकना है, इस अपराध को रोकना तो है। इसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसको रोकने के लिए भाई लड़की वालों, देखिए वकीलों को नहीं हम रोक सकते, उनका काम है, उनका पेशा है। हम रोक सकते हैं परिवारों को कि आप लोग फिर से वैसे ही परिवारों में एक होने की आदत डालिए, जैसे संयुक्त परिवार में दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चे रहते थे, संस्कार सीखते थे, उसकी कोशिश फिर से करिए। सबसे बड़ी कमी यही है कि आज परिवार संयुक्त नहीं रहा। बस शादी हुई, बेटा अलग। आज उंगलियां टच में है लेकिन टच में कोई नहीं है। लोग टच बस मोबाइल से वो टच में व्हाट्सएप हैं। के ऊपर नहीं। मैं आज भी किसी को अगर बर्थडे होता है तो फोन करके विश करती हूँ, सारा ज्ञान मैं जो वो है व्हाट्सएप WhatsApp पे पे ही नहीं डालती। चल। नहीं, वो बहुत गलत है। पहले जमाने में क्या होता था, किसी के घर में अगर सास बहू में कुछ प्रॉब्लम हुई तो जब तक लड़की वाले या लड़की बहू जाती थी मायके तब तक बात खत्म हो जाती है। अब क्या है, इधर घटना घटी, सेकंड भर में वीडियो बना के, आप विश्वास करेंगे, वीडियो बना के यहाँ तक कि कॉल रिकॉर्ड करके भेज रही हैं अपने मायके में। यही हो रहा है। ये तमाशा और चल रहा है। आज के अगर हम बात करें, पुरुष काफी तनाव में है। अतुल सुभाष आसानी से नहीं अपनी जिंदगी इतना उसने कमाने खराब वाला की। लड़का, किस हद तक वो लड़े होंगे, चाहे टीसीएस आगरा वाले हों, तो उन्होंने किस हद तक वो लड़े होंगे, संघर्ष किया होगा अपने जीवन से। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं बचा, उनके जैसे तमाम पुरुष आज भी समाज में हैं जो लोक लाज के डर से सामने नहीं आ रहे हैं कि दुनिया को हम मुंह क्या दिखाएंगे, हमारी मर्दानगी को चैलेंज। आपको मैं बताऊं एक छोटा सा, आप थोड़ा सा डाटा उठा के देखिए, जितने लड़के अभी लेटेस्ट केस हुए ये सब अकेले रहते थे बीवियों के साथ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस विषय पे, थोड़ा सा रोशनी डालिए, तो ये लड़के सब अलग रहते थे। मेरा आज शायद अतुल सुभाष क्या, ये जो कौन का अभी सौरभ कटे हैं ड्रम में, सौरभ राजपूत। हमारे घर का हाल अभी तो मैंने आपको यहाँ कुछ नहीं बताया, वो बुरा हाल था। कटना तो दूर की बात, हमारे घर में तो 3-4 ड्रम निकलते हैं। नहीं, अब हम वापस आ जाते हैं आपकी बात पे। आपने जीवन साथी .com से किया, तो इसकी क्या गारंटी होती है? आदमी सोचता है, जैसे आपने सामूहिक विवाह की बात की कि हम दहेज रहित विवाह कराते हैं। हाल ही की घटना अभी 2 दिन पहले की है, यूपी के ही किसी ज़िले की, कि इसी तरह सामूहिक विवाह में शादी हुई और शादी वाले रात में ही वो सामान समेट के चली गई। तो उसमें कहीं ना कहीं जो पहले होता था कि बेटी देखी जाती थी, लड़का देखा जाता था, उसके गुण समझे जाते थे, जान पहचान के लोग होते थे, तो ये कहीं ना कहीं जो हो रहा है, शादी .com हो या सामूहिक विवाह हो, इसकी क्या गारंटी होती है कि लड़का आ रहा है या लड़की आ रही सही होगा? सर इसकी गारंटी देखिए, शादी की गारंटी की बात छोड़ दीजिए कि जीवन साथी से होगी तो वो टिकेगी, या घर के किसी रिश्तेदार द्वारा बताई जाएगी तो वो टिकेगी। शादी टिकेगी केवल मानसिकता पे और समर्पण पे। शादी टिकने का जो मूल आधार है वो मानसिकता है। हमारी मानसिकता में अगर हमारे को संयम है, हम समझ रहे हैं कि इतनी चीज़ है, हमारे पति कमा के लाए हैं, हमारे लिए को सम्मान से जीना है, तो हमारे लिए इतनी सी चीज़ भी बहुत है। हमारी ख्वाहिशें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, हमारी सोच से ज़्यादा हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि उसके पास ये है तो हमारे पास क्यों नहीं है। भाई सबका अपना अपना लेवल है। आज हम कहें जी उसके पास, अंबानी फैमिली के पास तो ये है वो है, तो हम भी सोचने लगे। नहीं, हमें भगवान ने जिस कैटेगरी में बांट के रखा हुआ है, हमको उसमें संयम रखना चाहिए। ये संयम ना होने के कारण, ख्वाहिशें बड़ी होने के कारण, अगर पति महीना भर बाहर है, कमाने गया, तो पति की नीड पूरी करने के लिए बॉयफ्रेंड ले आती हैं घर पे। क्या तमाशा चल रहा है आप देखिए तो पूरा। बॉयफ्रेंड तो ऐसे पत्नियों ने पाल रखे हुए हैं जैसे बॉयफ्रेंड ना हो गया कि बिल्कुल समझ लीजिए कि पति बोल नहीं सकता। ये हालांकि हर महिला के लिए नहीं कह सकते, तमाम नहीं, हर महिला महिलाएं सम्मानित भी हैं। बहुत बड़ी संख्या है महिलाओं की जो एक सारी, फिर वही बात, तो फिर सारे पुरुष। सर एक बात बता दूं, और आप पुरुष होते हुए महिला का पक्ष ले रहे हैं, तो फिर आपको मैं एक बात और भी बता दूं, तो सारे पुरुष भी तो खराब नहीं है, जांच का विषय है ना। बिल्कुल पुरुष नहीं, हम इस बात को कह रहे हैं, पुरुष हो चाहे महिला हो, जांच का विषय है। जांच का विषय है दोनों ही। लेकिन जो जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ी है, ये हमारा इस शो का करने का जो बात करने का टॉपिक है, क्योंकि अचानक से महिलाओं के अपराध बढ़े हैं। अचानक से ये पिछले 1-2 महीने में, 3 महीने में अचानक से सामने ज्यादा आ गए हैं। तो उस पे ये एक सोचने की बात हो गई है कि आखिर आदमी करे तो करे क्या। ये मामले केस सामने आ गए, लगातार दहेज उत्पीड़न के मामले तो एक ज़माने से सामने आ रहे हैं।
लेकिन उस पर आदमी फोकस नहीं करता क्योंकि वो इतने हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। अदालत में जाते हैं, केस बरी हो जाते हैं, लोग जेल जाते हैं, मुफ्त में जेल चले के बिना जुर्म के जेल सज़ा काट के चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डाउरी एक्ट ये अपने आप में है। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। जो डाउरी एक्ट है कहीं ना कहीं ये शादियों में विलेन का काम कर रहा है, अच्छा, अगर या हथियार का काम कर डावरी एक्ट है, ठीक है, आपने डावरी एक्ट को मान लिया, तो जो महिलाएं खड़ी होकर कहती है हमको 50 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये भी तो एक गुंडा टैक्सी तो है। इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये गुंडा टैक्सी तो है। बिल्कुल। महिला गुंडा टैक्स बोलेंगे इसका नाम, फिर ये मेंटेनेंस ना बोले, इसको महिला गुंडा टैक्स के नाम में रख दे। वो एक अगर पुरुष का दहेज का लगता है कि पुरुष दहेज मांगता है, तो जो महिला मांग कर रही है वो क्या कर रही है? नहीं, महिला तो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मांग कर रही है। पुरुष की जिंदगी बर्बाद नहीं होती? पुरुष चूंकि बाहर निकलता है, नहीं। कमाता है। अगर नहीं, महिला नहीं। कमा रही अगर है, कोई रिश्ता खराब होता है तो क्या लड़की की जिंदगी खराब होती है? उस लड़के की जिंदगी खराब नहीं होती है? नहीं, खराब होती है, बिल्कुल खराब होती तो है। उसका मेंटेनेंस कौन देगा? पुरुष चूंकि बाहर निकलता है, कमाता है। तो महिला भी तो निकलती है बाहर, कमाती है। जरूरी नहीं सारी महिलाएं कमा रही हैं। कारोबार में महिलाओं की संख्या कम है। आपको पता है, मैं आपको बता दूं, मैं देखिए यहाँ पे दोनों टॉपिक है, सम्मानित पुरुष भी हैं, सम्मानित महिलाएं भी हैं। जो सम्मानित फैमिलियां होती हैं वो करती हैं सुसाइड, बात समझ रहे हैं? सम्मानित महिलाएं होती है, अब देखिए मैं क्या, आपको क्या लग रहा है असभ्य महिला हूं? सम्मान था, अगर मैं ना लड़ती तो मैं अपने सास ससुर का सम्मान गवाती, अपने माता पिता का सम्मान गवाती, सबको मैं अपमानित करवाती ना। लोग युगों युगों तक याद करते कि टंडन खानदान के यहाँ पे ये हादसा हुआ, और आज लोगों का क्या कहना है? लोगों की सोच बदली ना। मैंने अपराध साबित किया ना। केवल मेरी ये लड़ाई मेरी अपनी नहीं थी, मैं केवल इसलिए लड़ी कि अगर मैं नहीं लड़ी तो मेरे खानदान का नाम डूब जाएगा। ये बड़ी चिंता का विषय है जो आजकल के हालात हैं। जिस तरह से हाल में इन लोगों के केस, अतुल सुभाष वाला केस रहा तो खैर धीरे धीरे लोगों के जहन से निकलने लगा था, लेकिन मेरठ का मुस्कान केस हो गया या औरैया वाला केस हो गया। आपको पता है आप क्यों केस सामने आ रहे हैं खुल के? आपने अभी एक बात कही कि केस खुल के अब सामने ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आप बताइए? मैं बताती हूँ इसका कारण इस बार मीडिया का बंधुओं का बहुत आभार है, सबसे ज़्यादा इसमें इस बार मीडिया आगे आई है। तो उनके लिए जितना भी धन्यवाद करें उतना हम लोगों के लिए कम है, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ जो है वो मीडिया से ही आगे जा सकती है। क्योंकि हम बोलें कहाँ बोलेंगे, किस फोरम पे जाके बोले, कहाँ से अपनी मांग उठाएं? तो आप लोग साथ दे रहे हो इसलिए आगे बढ़ रही है ये मुहिम, वरना हम लोग भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि देश में लोग सुकून से रहें और हंसी खुशी परिवार चले। जिस तरह से आपने सुना, ये सुलक्षणा टंडन जी थी, एक कारोबारी वुमेन हैं और इनके काफ़ी संघर्ष, बड़ी दास्तां रही है। इन्होंने ऑनलाइन शादी से बहू बुलाई थी, उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम हुआ आपने सुना, उसके बाद लगातार देश में जिस तरह की बातें हो रही हैं, सब मामलात सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर परिवार को सोचने की ज़रूरत है। हर आंसू की एक दास्तां होती है, कुछ कह ना सके जब दर्द बेआवाज़ हो। आज की चर्चा ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या समाज का संतुलन बिगड़ रहा है? क्या पुरुषों की तकलीफ़ों को भी उतनी ही गंभीरता से लिया नहीं जाना चाहिए? समाज को एक तरफा सोच से बाहर आकर हर पीड़ित को न्याय देना होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष। आपका क्या कहना है? हमें अपने विचार ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहें। नमस्कार।